घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए की जाने वाली विधिक प्रक्रिया पर वरिष्ठ अधिवक्ता से पूरब टाइम ने की विशेष बातचीत। आज हम पूरब टाइम के डिजिटल पेज पे घरेलू हिंसा के विषय के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत देवांगन जी हमारे साथ हैं और वो हमें बताएंगे कि घरेलू हिंसा क्या होता है और उसमें विधिक कार्रवाई कैसे की जाती है। नमस्कार, मैं हेमेंद्र सिंह देवांगन 2008 से रायपुर सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मुख्यतः मैं डिफेंस का वकील हूं और लगभग 14-15 साल से मैं वकालत का व्यवसाय कर रहा हूं। और इस पूरे टाइम में मैंने काफ़ी सारे महिलाओं से जुड़े मामले, घरेलू हिंसा के मामले, 498 के मामले, पारिवारिक न्यायालय के मामले जिसमें खर्चे का होता है, तलाक का है, सारे मामले मैंने लड़े हैं। और महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में सबसे पहली बार जो कानून आया 1983 में आया, जब भारतीय दंड विधान में धारा 498A का प्रोविज़न जोड़ा गया। और ये जोड़ने की जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि उस समय दहेज को लेकर के बहुओं को जलाए जाने जैसी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसकी वजह से सरकार को ये एक कानून लाना पड़ा जिससे महिलाओं के साथ हो रही ऐसे घटनाओं की रोकथाम हो सके। और उसकी परिणति यही रही कि 1983 में यह अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद महिलाओं के साथ मानसिक शारीरिक उत्पीड़न को लेकर कमी तो आई, लेकिन कानून के आ जाने से क्या हुआ कि कानून से बचने के रास्ते भी निकल आए। तो इसलिए 1983 से लेकर 2000, 2001, 2002 तक जो उत्तरोत्तर जो परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, उसकी वजह से फिर एक समस्या आन पड़ी कि 498A का मामला जहाँ कोई औरत दर्ज कराती थी, उसके बाद ससुराल में उसका रहना बड़ा मुश्किल हो जाता था, पति भी साथ देता नहीं था। अब ऐसी स्थिति में एक बेचारी औरत जिसका ससुराल में अब रहना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कानून बना देने से और दोषी व्यक्तियों को सजा दिला देने से ही किसी औरत की भलाई तो संभव नहीं थी। हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम ये पारित किया गया। अब धारा 498A और इस अधिनियम के जो तत्व हैं वो तो एक ही है। दोनों का उद्देश्य जो 498A में ये था कि किसी भी महिला का पति और उसके रिश्तेदार अगर औरत के साथ में कोई क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो उनको 3 साल तक की सजा और जुर्माना से दंडित किया जा सकेगा। क्रूरता को परिभाषित किया गया। क्रूरता का मतलब ये था कि ऐसा कोई भी जानबूझ करके किया गया कोई भी ऐसा आचरण या ऐसा कोई कार्य जिससे कोई महिला आत्महत्या करने के लिए उकसाई जाए, या ऐसा कोई आचरण या ऐसा कोई कार्य या ऐसा कोई लोभ किया जाए जिससे कोई महिला जो है अपने ही शरीर को, जीवन को, अंग को या शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए या कोई दूसरा व्यक्ति नुकसान पहुंचाए। एक पार्ट ये था इस कानून का। दूसरा पहलू ये था कि अगर किसी भी शादीशुदा महिला को उसके ससुराल में उसके पति या पति के रिश्तेदार के द्वारा अगर किसी भी प्रकार की कोई कीमती चीज, पैसा, प्रॉपर्टी, इसकी इलीगल डिमांड की जाए और ऐसी इलीगल डिमांड को पूरी करने के लिए किसी महिला को प्रताड़ित किया जाए या उस महिला के किसी परिजन को परेशान किया जाए, तो इसको भी क्रूरता माना गया। तो ये 2 तरीके के जो क्रूरता, मतलब क्रूरता परिभाषित किया गया, उसकी परिधि बताई गई और ऐसी क्रूरता के लिए 3 साल के दंड का प्रावधान किया गया। अब लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि सिर्फ दंड का प्रावधान करने से महिलाओं को सिर्फ लाभ नहीं मिल रहा था, सजा तो मिल सकती थी, लेकिन वो जो महिला इसकी शादी हो चुकी वो जाए कहाँ? 498 का मामला दर्ज होने के बाद में वो महिला जाएगी कहाँ? तो इसके लिए 2005 में वो अधिनियम लाया गया, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। इसमें एक कदम बढ़ के ये काम किया गया कि जिस भी महिला को कोई उसके ससुराल में पति या पति का कोई रिश्तेदार अगर परेशान करता है, ऐसा कोई क्रूरता करता है, चाहे शारीरिक या मानसिक क्रूरता या उसको हरास करता है, तो इस एक्ट में ये प्रोविज़न किया गया है
कि उस महिला, ऐसी महिला को, अच्छा इससे पहले मैं ये बता दूं, किसी महिला के साथ ये मानसिक प्रताड़ना या क्रूरता हो तो उसके लिए वो क्या कर सकती है। एक तो जैसे मैंने पहले बताया 498 में वो थाने में जाके एक FIR करा सकती है। ये FIR दो तरीके से हो सकती है। जैसे बड़े शहरों में जहाँ महिला थाने की सुविधा है तो वो या तो महिला थाने चली जाए, या तो जिस जगह वो रहती है, चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो, जहाँ वो रहती है अपने निकट के जो थाने हैं वहाँ जाके ये शिकायत कर सकती है। ये प्रावधान किया गया है कि कोई महिला, वो प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं सरकार की तरफ से, उस प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाए, जो साथ पीड़ा हुई है, जो साथ घटित हुआ है उसके बारे में बताए, और प्रोटेक्शन ऑफिसर उस शिकायत की जांच करेगा, अपने एक रिपोर्ट बनाएगा और वो संबंधित मजिस्ट्रेट को, संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को वो जाके रिपोर्ट सबमिट करेगा, जिसका वो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा और कॉग्निजेंस लेने के बाद में ससुराल या जो भी उसमें अपोजिट पार्टी है उनको नोटिस करेगा और केस आगे प्रोसीड करेगा। ये एक तरीका। दूसरा तरीका ये भी है कि सीधे कोर्ट में भी परिवाद किया जा सकता है। कोर्ट में एक धारा 12 के तहत एक परिवाद किया जाता है, जिसमें मजिस्ट्रेट जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर से वो रिपोर्ट बुलवाते हैं। तो ये तरीका दो तरीके से हो सकता है। तो इस एक्ट में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है, इसमें अच्छी बात एक ये है कि ऐसी महिला जो किसी प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाती है शिकायत लेकर के, या फिर कोर्ट में जाती है, कोर्ट को ये पावर है इस एक्ट में कि वो चाहे तो खर्चे का, भरण पोषण का एक आदेश कर दे, महिलाओं का उसी घर में या उस घर से अलग किसी और जगह रहने की व्यवस्था करने के लिए ऐसा कोई आदेश दे दे। मॉनेटरी रिलीफ का भी इसमें है कि कंपनसेशन दे दिया जाए कि मानसिक शारीरिक प्रताड़ना जो है इसके लिए कंपनसेशन मिले महिला को। इसके अलावा ये भी है, चिकित्सा अगर बीमार है, चिकित्सा के लिए उसको कुछ खर्च होता है वो दिया जाए। इस तरीके से बहुत सारे प्रोविज़न हैं। ये एक सही मायने में महिलाओं को प्रताड़नाओं से बचाने के अलावा महिलाओं के सुरक्षा के अधिकारों की सुरक्षा भी करता है। और उन्हें एक यह डर कि अगर हम हमारे साथ जो प्रताड़ना और इसकी शिकायत हम कहीं जाके करते हैं तो उसके बाद हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में अभी भी बेटी का एक बार विवाह हो जाने के बाद में मायके पक्ष भी सामान्यतः बेटी का बोझ, मतलब बेटी को बोझ ही समझता है और उसको अपनाता नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये एक जो है बहुत ही कारगर है, ऐसा मेरा समझना है। जानना चाहते थे, पीड़ित महिला सबसे पहले कहाँ जाए। मैंने ये भी सुना है कि सती सेंटर भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बचने के लिए, और एक थाना भी, और थाना भी पर एक क्षेत्र थाना होता है और एक महिला थाना होता है। आप हमें बता पाएंगे? अंतर नहीं कहना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं उनकी परवरिश इस तरीके से होती है कि हर जगह सभी को जाकर अपना दुख दर्द नहीं कह सकते। इसलिए जो है बड़े शहरों में, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर में है, दुर्ग में है, बिलासपुर में है, महिला थाने स्थापित किए गए। महिला थाने में जो है वहाँ ज़्यादातर स्टाफ जो है महिलाएं होती हैं। आप शिकायत करने जाती है तो आपकी शिकायत लेने वाली भी एक महिला होती है। वहाँ काउंसलिंग की सुविधा होती है, जहाँ महिला की शिकायत पे महिला के पति या उसके ससुराल वालों को बुलाया जाता है, काउंसलिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो ये जो महिला थाना जो है उसको क्षेत्राधिकार है कि महिलाओं से जुड़े हुए मामलों में वो शिकायत को ले और शिकायत पे कार्रवाई करे। दूसरा, अब ऐसा है कि किसी जगह अगर महिला थाना नहीं है तो औरत को फिर एक ही रास्ता है कि वो अपने पास के थाने में जाकर शिकायत करे। तो महिला थाने में शिकायत होने से काउंसलिंग की सुविधा हो जाती है, क्योंकि मियाँ बीबी के बहुत से मामले जो आपसी बातचीत से और सुलह समझौते से भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए महिला थाना बनाया गया है। और जहाँ महिला थाना नहीं है, महिला जो है जाके किसी भी निकट के थाने में अपना जाके शिकायत दर्ज करा सकती है। सखी सेंटर जो हैं वो भी महिलाओं की मदद के लिए ही बनाए गए हैं, और फ़र्क उसमें यह है कि वहाँ पे सखी सेंटर में भी पुलिस स्टाफ होता है, लेकिन वहाँ पे सोशल वर्कर भी होते हैं, काउंसलर होते हैं। एक तरीके की वो एक तो समिति जैसी है जहाँ पे महिला की समस्याओं को समझना, उसको भावनात्मक सहारा देना, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, ये सब चीज़ें भी वहाँ हो जाती हैं। तो एक महिला चाहे तो वो सीधे महिला थाने चली जाए या फिर सखी सेंटर चली जाए। सखी सेंटर में भी काउंसलिंग ये सब की सुविधा है, और चाहे तो अपने निकट के थाने में चली जाए। सभी जगह उसकी सुनवाई होनी है। ऐसा नहीं है
कि अगर महिला थाना है तो उसको ये कह दिया जाए कि आप महिला थाने में गई, सखी सेंटर क्यों आ गए, या सखी सेंटर जाने में नहीं कह सकता कोई, आप थाने क्यों नहीं गए। फर्क ऐसा कुछ है सर। मैं ये पूछना चाहती हूँ सीनियर की, जैसे अगर सभी सेंटर जाते हैं तो क्या वहाँ का केस सीधा हम परिवार कोर्ट में लगा सकते हैं? देखिए, सखी सेंटर जाने से आप सखी सेंटर में उनको बात रखते हैं, सखी सेंटर को कोई अपराध कायम करने का अधिकार नहीं है, उसको पावर नहीं है। वो एक काउंसलिंग करा सकती है, और काउंसलिंग में किसी मामले का निपटारा नहीं होने पर वो उसको सलाह दे सकती है कि भैया आप या तो थाने चले जाएं या तो आप कोर्ट में चले जाएं। तो आप हमारी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर उनको कोई कार्रवाई करनी है तो किस तरीके से कर सकती है, और आप अपने तरीके से जो इसके साथ आप प्रैक्टिस किए उससे आप क्या सीख देना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो अब तक अनुभव रहा है, महिलाओं के भले के लिए बनाया गया कानून जो है धारा 498, इसमें अब तक मेरा अनुभव रहा है कि 90% मामलों में जो लोग हैं वो बरी हो जाते हैं। अब उनके बरी होने का मतलब उनका एक्विटल हो जाने का, दोष मुक्त हो जाने की क्या वजह होगी? वजह दो हो सकती है, या तो वो सच्चे हैं या तो मामला साबित नहीं हुआ। और अगर मामला साबित नहीं हो पा रहा है, आपको ये भी समझना पड़ेगा, हर घरेलू बात घरेलू हिंसा नहीं है। घरेलू हिंसा को बड़े व्यापक तरीके से परिभाषित किया गया है। एक घटना जो अपने मायके में किसी लड़की के साथ हो, एक डांट डपट जैसे, मायके में अगर लड़की के साथ हो तो वो घरेलू हिंसा नहीं समझती लड़की, लेकिन ससुराल में अगर सास ससुर डपट दें तो वो प्रताड़ना घरेलू हिंसा की श्रेणी में आ गया, ये समझा जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये फ़र्क समझना पड़ेगा। थोड़ी सहनशीलता, जो मैं अपना तजुर्बा ये बता रहा हूँ कि थोड़ी सहनशीलता कम हुई है युवा पीढ़ी में, थोड़ी सहनशीलता बढ़ानी चाहिए। क्योंकि सहनशीलता का मतलब ये भी नहीं कि आप किसी का अत्याचार सहें, आपको अत्याचार नहीं सहना है। आप पढ़े लिखे हो, आज की नारी हो, आप अपना अच्छा बुरा समझ सकते हो, अपना भविष्य समझिए। सिर्फ घरेलू हिंसा का मामला लगा देने से या 498 का मामला कोई बनवा देने से आपको वो नहीं मिल पाएगा। आपको अगर न्याय चाहिए तो न्याय के लिए आपके पास में कानूनी व्यवस्था है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है अपनी बुद्धि और विवेक से करें, क्योंकि इससे ना केवल जिससे आपको विवाह हुआ है उनका जीवन खराब हो सकता है, बल्कि आपका अपना जीवन भी खराब हो सकता है। तो मेरा सुझाव यही है कि कोई भी आप फैसला लें, फैसला लेने से पहले ठंडे दिमाग से सोचें। कानून आपके लिए पर्याप्त है, और कानून में जितने भी रिलीफ दिए गए वो बहुत हैं, तो उससे आपको फ़ायदा जरूर होगा, लेकिन जल्दबाजी ना करें, चीज़ों को समझें, थोड़ा समय लें। और कानून बहुत है, आज की तारीख में सरकार ने जो कानून बनाया है वो बहुत ही अच्छे कानून है, बहुत मजबूत कानून है, इनके शिकंजे से कोई बच नहीं सकता। लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसका आप सदुपयोग करें, अपने फायदे के लिए करें, समाज के फायदे के लिए करें, और अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। बस मेरा यही है।